हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चों। बढ़िया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो ना कि मैम हमें समझ ही नहीं आता मैम लॉ में कैसे क्वेश्चन लिखते हैं। मैम हमें समझ नहीं आ रहा लॉ का पेपर जल्दी कैसे अटेम्प्ट करते हैं। डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल। मैं आपके लिए राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, जी हाँ आप सही देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपके लिए राइटिंग प्रैक्टिस सेशन लेकर आ चुके हैं। जी हाँ, फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स सुन लो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस अपने सेशन को। ठीक है, देखो साहब, हमारे पास हमारे पास हमने बोला कि अगर आपके पास बहुत 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 ज़्यादा परेशानी है बच्चों को कि हमें लॉ में मैडम लिखना कैसे है। आपको पता है अच्छे अच्छे बच्चे 90 प्लस वाले बच्चे लॉ में पास नहीं हो पा रहे यार। इट्स वेरी स्ट्रेंज टू डाइजेस्ट कि ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है लॉ में। आप बहुत स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। जी हाँ, जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो ना बच्चों, देखो आईसीआई देगा क्वेश्चन आपको, आईसीआई क्वेश्चन देगा और वो क्वेश्चन में जो वो देता जा रहा है वो कहानी लिख रहा है। सबसे पहले ऊपर वो कहानी लिखता है, फिर नीचे वो क्वेश्चन पूछता है। इतना बड़ा पेज पे क्वेश्चन पूछेगा और सिर्फ मार्क्स कितने हैं। हाँ जी, सही देख रहे हो आप, सही देख रहे हो। सिर्फ 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन। बेटा आपका इतना टाइम पढ़ने में जाता है, जब तक आप पहुंचते हो मांगा क्या है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। आप आधे से ज्यादा टाइम तो उसको पढ़ने में वेस्ट करते हो। फिर आपको पता चलता है अरे मुझे तो इसका आंसर ही नहीं आता। सोचते हो पहले थोड़ी देर, इतनी देर में आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बेटा आपको क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, छोटे क्वेश्चंस और ज्यादा वेटेज के मार्क्स, उन क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करना पेपर में। बात समझ रहे हो। जो क्वेश्चन थोड़े से छोटे हो और मार्क्स ज्यादा हो वो अटेम्प्ट करना। पहले बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ने मत पड़ जाना, बहुत स्मार्टली पेपर को एनालिसिस करना। जब आप पेपर उठाओगे, पेपर आपको मिलता है तो आप देखो अगर 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले आगे बढ़ो, देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में कितने आए हैं, ये देखो कि क्वेश्चन में छोटा क्वेश्चन कौन सा है, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप मुझे बताओ, आप 90 प्लस वाले भी बच्चे हो, आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन में लग गए। इतनी देर लगाने के बाद यू रियलाइज कि तुम्हें आप क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। आप आगे बढ़ोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थ्रू आउट द पेपर डाउन 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 जाता चला जाएगा। क्यों? आपके हाथ में टाइम है नहीं, पेपर पड़ा है बहुत सारा साहब, पेपर पूरा कैसे होगा। तो कुछ स्मार्ट ट्रिक्स का आपको यूज करना है व्हाइल यू आर डूइंग योर क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग बच्चों, जो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, अब ये क्वेश्चन है एक 3 मार्क्स का, ठीक है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन, लेट सपोज सेम लेंथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया 7 मार्क्स का। सो बच्चों देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। हम लोग सारे टीचर्स आप लोगों को एक पैरामीटर बताते हैं, आपको एक पैरामीटर बताते हैं आपके लॉ के सॉल्यूशंस को लिखने का, जिसमें हम आपको बताते हैं बेटा आपको सबसे पहले लिखना होता है प्रोविजन एप्लीकेबल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रोविजन एप्लीकेबल। फिर बच्चों हम सेकंड में लिखते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर हम लिखते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर हम लिखते हैं एनालिसिस, एनालिसिस एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, कोई भी बच्चा कहीं से भी पढ़ रहा है, हर एक टीचर ने ये जरूर बताया होगा कि आपको लॉ के पेपर में इस तरीके से लिखना होता है। अब मेरे स्मार्ट बच्चों जरा बात को समझो, इंस्टीट्यूट स्मार्ट बन रहा है, आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। आप अब ये 3 नंबर के लिए, मात्र 3 नंबर के लिए उसको ये सारे के सारे पॉइंटर्स नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं है। अगर वो 7 मार्क्स के लिए पूछ रहा है तब आप फॉर श्योर दोगे, अगर आप 5 मार्क्स के लिए पूछ रहा है तो भी आप दोगे, 6 के लिए पूछ रहा है, 7 के लिए पूछ रहा है तो आप मार्क्स के हिसाब से पक्का पक्का ये सारी चीजें उसको प्रोवाइड करोगे, अनडाउटेडली प्रोवाइड करोगे।
ठीक है। तो जरूर से एक चीज मेरी नोट करो, सारे बच्चे कॉपी पेन लेकर, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, नोट डाल दो। अगर क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है 5, 6, 7 या 8 मार्क्स का, अगर क्वेश्चन इतनी मार्क्स का आता है, क्वेश्चन अगर आपके पेपर में इतने मार्क्स का आता है बच्चों, और उसमें आप लोगों को केस बेस्ड क्वेश्चन है, मैं केस बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आपको ये चारों के चारों पैरामीटर्स मेंशन करने हैं। ये 4 के 4 पैरामीटर्स आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं, जैसे आपको पता है, ठीक है। बट बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है नोट नंबर 2, अगर बेटा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स के लिए, तो आप क्या करना बच्चे, आप प्रोविजन लिखना, ठीक है, फैक्ट्स और एनालिसिस को एक कर देना, फैक्ट्स और एनालिसिस को एक कर देना, और कंक्लूजन लिखना। पता है मैंने बहुत सारी बात ये बच्चों को बता भी रखी है, बट स्टिल बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं, बच्चे धनाधन लिखे जा रहे हैं, पेपर भरे जा रहे हैं। अरे यहाँ भरने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बिजनेस स्टडीज का पेपर नहीं है, ये लॉ का पेपर है। रेलिवेंट लिखोगे मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। गेटिंग? यस मैम, यस। फिर मैंने बोला अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, अगर बेटा आपके पास क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का या फिर क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, तो बेटा आपको सिंपल प्रोविजन डालो और कंक्लूजन डाल दो, बात कर दो खत्म, बस। प्रोविजन डालो और कंक्लूजन बता दो क्या होगा। सभी के सभी बच्चे ये इंपॉर्टेंट सेशन का वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेन है लॉ। तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको आज बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि मैम इतने मार्क्स में कितना लिखूं, उतने मार्क्स में कितना लिखूं। तो मैंने आपको सब कुछ आपकी प्लेट में लाकर दे दिया है, आपको पक्का पक्का से ये चीज फॉलो करनी है। बात समझ में आ रही है मेरी? मानोगे मेरी बात? हाँ। दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है, अब मैंने आपको बोल दिया कि फैक्ट्स लिखने हैं, है ना, मैंने आपको बोल दिया फैक्ट्स लिखने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में जो उसने क्वेश्चन में पूछा आप धनाधन पूरा क्वेश्चन चेपते जा रहे हो। आपने इंग्लिश में पढ़ते हो ना, समराइज करके लिखना होता है किसी चीज को, तो वैसे काम करना है। जितना पेपर में टाइम है, जितना पेपर में आपके पास मार्क्स के हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी हिसाब से उसको आंसर मेंशन करके देना है। तो फर्स्ट थिंग सबसे पहले एग्जाम में आपको, सबसे पहले बच्चों आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं, जिस क्वेश्चन को पढ़ने में कम टाइम लगेगा और क्विकली आप मार्क्स कर लोगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बिल्डअप होने वाला है, ठीक है। सेकेंड थिंग बच्चों, सेकेंड थिंग, आपको फिर वो वाले क्वेश्चन जो केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन है, जो केस बेस्ड क्वेश्चन हैं, उसमें सबसे पहले आपको बॉटम में ये देख लो कि क्वेश्चन ने मांगा क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि क्वेश्चन ने बहुत बड़ी कहानी लिखी हुई है, कभी कभी उस कहानी का कोई मतलब भी नहीं होता, तो आप सिंपल नीचे उसने इतनी बड़ी कहानी लिखने के बाद उसने नीचे लिखा होगा एक्सप्लेन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेट सपोज, तो आपके तो यही लाइन रेलिवेंट थी ना, इतनी कहानी आपने पढ़ी समझी, आपने अपना टाइम खराब करा, तो बेटर है सबसे पहले जो बॉटम ऑफ द क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको रीड आउट करो और फिर सिनेरियो के ऊपर चलो। पक्का? पक्का। और जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसको उस हिसाब से उसको उसकी प्लेट में देना है। थर्ड थिंग, जितने मार्क्स का उसने पूछा है उस हिसाब से उसको आंसर शीट में आपको मेंशन करके देना है। तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉ एग्जाम्स। क्लियर? पक्का बच्चों, देखो टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेने से तो कुछ भी नहीं होने वाला, प्रैक्टिस करो और आप यूज टू हो जाओगे उस चीज के। क्लियर? चलिए आ जाओ, अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं।
कहाँ गए क्वेश्चंस? चलो रुको, निकल अटैच कर लेते हैं दोबारा से। यहीं पर था वैसे, कोई बात नहीं। चलो, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। देखो, अब पेपर में आपके पास ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पता है। नाउ अब डिपेंड करता है ये क्वेश्चन उसने पूछा कितने मार्क्स का है। डिपेंड करता है ये उसने क्वेश्चन पूछा कितने मार्क्स का है। लेट सपोज उसने क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा है, तो हम आंसर कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको हर एक पॉइंट का 1 नंबर मिलने वाला है। क्या कह रहा है, अ कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ ए टू बी कैरिड आउट of the railway station without being asked by A and A allows to do so। एक कूली था, वो क्या कर रहा है, सामने वाला एक पर्सन है, उसका लगेज है ना, वो लगे कहीं से आया है, तो कूली ने क्या करा, उसका लगेज ढोआ और चलने लग गया। और ए नाम के बंदे ने उसको मना भी नहीं करा। मुझे सबसे पहले बता दो, आप लोगों को आई नो आंसर पता है कि इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा आंसर? आपको पता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होगा। मैंने बोला अगर ये सॉल्यूशन आता है, ये पेपर में आता है आपके पास 3 मार्क्स के लिए, तो आप इसको कैसे लिखोगे? फर्स्ट थिंग आप लिखोगे, पहली बात, बहुत बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर खुला खुला पेपर करना है। ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, इतना लिखोगे। आप लिखोगे in this case as A allows coolie to pick up the luggage is come under implied contracts, means contracts by implication, means contracts by implications और conduct। ठीक है, ये मेरी 2-3 लाइन्स हो चुकी हैं, लेकिन ये आप अपने पेपर में लिखोगे तो हार्डली 2 लाइन्स में खत्म हो जाएगा, जिसमें हमने ये सिर्फ इतना बताया, कॉन्ट्रैक्ट्स बाय इम्प्लीकेशन है और बाय कंडक्ट है, दैट्स इट। और उसको कुछ नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, क्या है कहानी क्या नहीं है, और उसका कुछ इतनी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। सेकेंड में उसने बोला, सेकेंड में बोल रहा है, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर। आप सिंपली इसमें लिख दो, आपको पता है दिस इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, दिस इज क्वाजी contracts which are imposed by law, that's it। और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, थर्ड पॉइंटर में वो बोल रहा है, a contract with B for the supply of 10 tons of sugar, but before the supply it is effected, the fire caught in the factory, everything was destroyed। कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका था उसका, ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी से कि मैं तुझे 10 टन ऑफ शुगर क्या करूंगा, सप्लाई कर दूंगा, बट बिफोर द सप्लाई इज अफेक्टेड, हुआ क्या, आग लग गई फैक्ट्री में साहब, आग लग गई, एंड एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, सब कुछ तबाह हो गया। बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वॉइड, क्योंकि इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो आप लिखोगे सिर्फ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट,
unenforceable by law and ceases to be enforceable. That's it. देखो, आपको कभी भी जो चीज वो मांग रहे हैं ना एग्जाम में, उसको छुपा के नहीं लिखना. उसने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बोला था, तो आपको अप फ्रंट सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट्स, सबसे पहले आपको ये ऊपर बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, सबसे पहले आपको उसका ऊपर मेंशन करना पड़ेगा और वन लाइन हर एक चीज के बारे में बता दो. बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से करना है. मैम अगर यही सेम क्वेश्चन हमारे पास 6 मार्क्स का आएगा तो कैसे लिखेंगे? देखो, अगर सेम क्वेश्चन आपके पास 6 मार्क्स का आ गया, ऑल्दो मैंने इसमें एक एक लाइन लिखी है विच इज ओके. यहाँ पर भी आप एक लाइन, यहाँ पर भी आप सिर्फ इतना लिख सकते थे, इसमें भी सिर्फ ये भी लिखने की जरूरत नहीं है. और बताओ, 1 मार्क में आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलो, और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट्स बाय इम्प्लीकेशन और बाय कॉन्डक्ट. दैट्स इट. ठीक है, ठीक है. अब ऑन अ सिमिलर हैंड अगर यही सेम क्वेश्चन बच्चों अगर आपका 6 मार्क्स का आएगा तो आपको कैसे करना है? ठीक है, यही सेम क्वेश्चन मेरा आ रहा है 6 मार्क्स का. मैम आपने तो नोटबुक के पेजेस बना दिए. हाँ, क्योंकि आपको पूरी पेपर वाली मेरे को लगता है फील देनी इंपॉर्टेंट है, राइट? देखो, आप यहां पर लिखोगे सॉल्यूशन. चलो एक और चीज भी बता ही देती हूँ, अब लगे हाथ. आप जब भी पेपर करते हो ना, जब भी बच्चों आप पेपर करते हो, कौन सा क्वेश्चन नंबर का कौन सा पार्ट कर रहे हो, ये चेकर को ढूंढना ना पड़े. इतना बोल्ड तरीके से आपको लिखने. लेट सपोज ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. तो आपको ये कैसे प्रेजेंट करना है पेपर में, कैसे प्रेजेंट करना है? आपको लिखना है सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. किसी टीचर के पास चश्मा हो ना, और उसने चश्मा भी ना लगा रखा हो, तो भी आपका वो देख पाए. मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे प्रेजेंट करना है? सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऐसा लिखा आपने. उसके बाद लिखो नीचे, क्वेश्चन ने बोला कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है. ठीक है, कूली वाला कॉन्सेप्ट है. आप सबसे पहले लिखो, फर्स्ट लिख दिया आपने ब्लू पेन से. आप लाइन फर्स्ट में लिखो, आंसर दे दो पहले उसको कि है क्या. आपने बोल दिया उसको कि ये मेरे पास इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स है. ठीक है, फिर आप उसको अच्छे से थोड़ा सा एक लाइन में और एक्सप्लेन करो. as as a coolie in uniform picks up the luggage of A and carried out of the railway station without being asked by A allows him to do. As the coolie picked up the luggage and picked up the luggage out of railway station and A allows to do so is come under contracts
under implication or by conduct which deemed to be which deemed to be considered as implied contracts. ठीक है बच्चों, क्लियर? इतना आपको 2 मार्क्स के लिए कम से कम उसको देना पड़ेगा। फिर हमने बोला सॉल्यूशन फर्स्ट का सेकंड, फिर हमने बोला आपको लिखना है सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का सेकंड। बहुत अच्छा खासा गैप दो पेपर में, फिर इसको हाईलाइट करो, बोल्ड कर दो इस तरीके से, फिर नीचे लिखना है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारे पास? कह रहे ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर। तो आप सबसे पहले लिखोगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। अंडर quasi contracts where parties to the contract contracts have no intention to enter into the contract contracts but law force them to enter into a contract as happened in the case above of founder of lost goods. That's it. तो बेटा हम कर क्या रहे हैं? देखो यहाँ पर भी हमने डायरेक्टली अपने फैक्ट्स को अपने लॉ के साथ क्लब कर दिया। ठीक है, हमने फैक्ट्स को लॉ के साथ क्लब कर दिया। यहाँ पर लॉ बाद में लिखा, ऊपर फैक्ट्स लिख दिया। यहाँ पर भी हमने पहले लॉ बता दिया और फिर नीचे उसको फैक्ट्स के साथ क्लब कर दिया। दैट्स इट, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड इन दिस। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं लिखेंगे आप। नेक्स्ट अगर हम लिखे सॉल्यूशन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, अब ये कैसे लिखना है हमें, क्वेश्चन देखते हैं। A contracts with B for the supply of 10 tons of sugar, but before supply is affected, the fire caught in the factory and everything was destroyed. अब इसको कैसे लिखेंगे? आपने बोला ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? ठीक है, तो void contract, इसमें क्या आएगा हमारे पास? A contract which ceases to be enforceable by court of law, means which is impossible
to conduct as goods as goods as goods lying in the factory, as goods lying in the factory caught by fire, caught by fire, so impossible to supply, so impossible to supply all those goods. क्लियर एवरीवन? आप समझ पा रहे हो, अप्रोच समझ पा रहे हो बच्चों? तो आपको बहुत ही क्रक्स फॉर्म में लिखना है। आप देख पा रहे हो 2 लाइन 2 मार्क्स के लिए हमने थोड़ा सा फैक्ट्स को लॉ के साथ मिलाकर लिख दिया है ना, फैक्ट्स को लॉ के साथ मिला के लिख दिया। लेकिन जब उसने हमें सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क में पूछा था क्वेश्चन का आंसर, तो हमने सिर्फ लॉ बताया, फैक्ट्स को इंक्लूड करने वाली बात नहीं मिलाई। तो आप सब नोट करो बच्चों, जब ये 1 मार्क का आया तो हमने सिर्फ लॉ और प्रोविजन एक्सप्लेन करा है, राइट? जब उसने सेम क्वेश्चन हमसे 2 मार्क्स में पूछा तो हमने उसके साथ फैक्ट्स दे दिए और लॉ बता दिया। दिस इज द क्रक्स विच आई वांट टू एक्सप्लेन यू गाइस, ठीक है? चलो आ जाओ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ तो नहीं लिखते हम, है ना? आप सबको पता है यहाँ तो नहीं लिखते मैडम, हम इधर लिखते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है A sends an offer, A sends an offer to B to sell his second car for rupees 1,40,000 with a condition that if B does not reply within a week, he shall treat the offer as accepted. A sends an offer to B. A ने B को ऑफर दिया और बोला कि A sends an offer to B to sell his second hand car, कि मैं अपनी सेकेंड हैंड कार को 1,40,000 में बेचना चाहता हूँ। अगर आपने कोई रिप्लाई नहीं करा, if B does not reply within a week, shall treat the offer as accepted. आप मुझे बताओ, क्या आप पहले आंसर डिस्कस करते हैं, फिर देखेंगे इसको लिखना कैसे है। क्या आप इस क्वेश्चन में बच्चों पहले यस और नो मुझे बता दो आंसर। मैम साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आता है लेट सपोज 3 मार्क्स में, और सेम क्वेश्चन अगर आपका आता है 6 मार्क्स में, तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, आ जाओ। ये क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन ने बोला 3 मार्क्स में, मैंने बोला अगर क्वेश्चन लिखना है तो कैसे लिखोगे? आप सीधा शुरू करो, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा है A sent B to second hand car for 1,40,000 with a condition that if B does not reply within a week, then he shall treat the offer as accepted. Is A correct in his proposition? तो आपको कंसिडर क्या करना है? सबसे पहले उसको आंसर दे दो, 3 मार्क्स में सबसे पहले उसको आंसर दे दो, नो A is not correct in his proposition, in his proposition, ठीक है?
यही था ना, मेरे को लगा कुछ और तो नहीं है ना, ठीक है। नो इज नॉट करेक्ट इन हिज प्रपोजिशन as silence does not amount to as silence does not amount to acceptance until and unless it is previously until and unless it is previously stated in his conduct. Okay, so in this case, so in this case, as बी साइलेंस, क्योंकि यहाँ पर बी साइलेंट है ना, with the condition that B does not reply within a week, as B's silence does not amount to, as B's silence does not amount to acceptance. ठीक है बच्चों, इतनी बात अगर आपने लिख ली, नो ए इज नॉट करेक्ट इन हिज प्रोपोजिशन as silence does not amount to acceptance until and unless it is previously stated in his conduct. So in this case, B silence does not amount to acceptance as it is not indicated by B about his acceptance in case of silence. क्लियर बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने क्या करा, यहाँ पर भी आपने फैक्ट्स को लॉ के साथ ऐड कर दिया। आपने क्या करा, एनालिसिस कर रहे हो बेसिकली आप इसमें। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एनालिसिस में हम फैक्ट्स को और लॉ को क्लब कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वन लाइनर का कंक्लूजन आ गया और ये आपने एनालिसिस के टर्म्स में मेंशन कर दिया। क्लियर? बट बहुत ही क्रिस्प मैनर में करना है। अब हम देखेंगे अगर इसी सॉल्यूशन को हमें लिखना पड़े, सॉल्यूशन नंबर 2 को अगर हमें लिखना पड़े एज पर 6 मार्क्स आंसर, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। ओके ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन हमारे पास 6 मार्क्स में आएगा तो हम किस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन करेंगे। तो फर्स्ट थिंग बच्चों, आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा हेडर प्रोविजन एप्लीकेबल, ठीक है, प्रोविजन एप्लीकेबल। फिर नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप, लेट सपोज अगर आपको सेक्शन नंबर लर्न नहीं है, लेट सपोज, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, एज पर द relevant section of, as per the relevant section of Indian Contract Act 1872, as per the relevant section of Indian Contract Act 1872, acceptance means
an assent is given by a person, an assent is given by a person for a particular offer provided. Legal rules of acceptance, legal rules of acceptance where mere silence does not amounts to, where mere silence does not amounts to acceptance until and unless, until and unless prescribed in his previous conduct. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लिखेंगे, नेक्स्ट आपको फैक्ट्स में लिखना है। फैक्ट्स में बच्चों आप क्वेश्चन को पूरा समराइज करिए, क्वेश्चन को समराइज करके यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। एंड देन मैं एनालिसिस पे बताती हूँ आप लोगों को। एनालिसिस में आपको इस फैक्ट्स और इस प्रोविजन का कंक्लूजन कंबाइंड करके लिखना है। तो एनालिसिस में बच्चों हम फैक्ट्स को और प्रोविजन कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक है। एज हमारे पास क्वेश्चन का फैक्ट्स क्या था, फैक्ट्स था दैट ए ने सेकेंड हैंड कार 1,40,000 की दे दी थी, ठीक है। तो आप लिखोगे एज इन द गिवन केस A offers a second-hand car. A offers a second-hand car to B. As in the given case, A offers a second-hand car to B. A offers a second-hand car to B for rupees 1,40,000, and B's silence consider as an acceptance is not valid as mere silence does not amounts to acceptance. समझा? It does not amount to acceptance unless otherwise until and unless stated by promisee through his previous conduct, ठीक है। देन आप लिखेंगे कंक्लूजन, और जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो वहां पर सिर्फ वन लाइनर कंक्लूजन लिख दीजिए।
जैसे कि क्वेश्चन में उसने पूछा था, is A is correct in his proposition? No, no, A is not correct in his proposition, as mere silence does not amount to acceptance. Clear everyone? I hope this session is very helpful for you. Okay, thank you so much everyone. Keep smiling, stay blessed, and all the best, bachon.